हर्ष को रिकॉर्डिंग का परमिशन दिया। PV is equal to nRT। अब सर ना कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि जैसे PV is equal to nRT गिवन है तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस अपन बता सकते हैं। अगर मुझे P, V और T गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ तो फिर वेट इन ग्राम बता सकता हूँ गैस का। वेट इन ग्राम की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता सकता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे n से किसको Na को ही तो मल्टीप्लाई करना है। और ये दोनों ही कैलकुलेट करेंगे क्योंकि अगर STP पे पूछेंगे वॉल्यूम तो ऑब्वियसली बात है, ये तो पहले ही अपने लिए मतलब ये नहीं लिख रहा कि V इन लीटर्स एट STP और डिवाइडेड बाय 22.4 अपन कहेंगे फिर ये देने की जरूरत क्या है, इसी को लिख दो आप। अगर वॉल्यूम पूछना है तो इसको 273 कर दो, इसको 1 एटमॉस्फेयर कर दो। मैं पहले ही बता दूंगा कि 1 मोल है तो 22.4, हाफ मोल है तो 11.2। इस टाइप के क्वेश्चन अपन से पूछेंगे तो अपन बता सकते हैं। लेकिन R के वैल्यू का ध्यान रखना, R का वैल्यू अपन को क्या करना है, मोस्टली अपन 1/12 लेंगे बिकॉज अपन इसको एटमॉस्फेयर, इसको लीटर्स और इसको डिग्री सेंटीग्रेड में यूज करेंगे। बाकी दूसरे यूनिट में कभी चेंज नहीं करते। मतलब आप सोचो कि इसको मैं मतलब पास्कल में लूंगा, इस टाइप का अपन से कभी नहीं पूछते, केमिस्ट्री में नहीं करते इससे। अब अपन क्या करेंगे, कभी कभी अपन को ऐसे भी लिखना पड़ सकता है कि अपन को PV इज इक्वल टू W/mR, और मुझसे कहा गया कि भाई देखो मेरे पास एक अननोन कंपाउंड है CXHY, इसके लिए मुझे प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, और मुझसे कहा गया कि प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और वॉल्यूम 2 लीटर्स ऑक्यूपाई करता है, इस टाइप से अपन से बोल दिया। और मुझे टेम्परेचर दे दिया सपोज कि भाई ये 400 केल्विन टेम्परेचर है, और उसका वेट अपन ने कहा कि भाई इसमें जो वेट है वो 5 ग्राम है। 5 ग्राम इतने टेम्परेचर पे 1 एटमॉस्फेयर 2 लीटर ऑक्यूपाई करता है। तो बताओ हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा अगर उसमें सपोज अगर अपन लिखेंगे कि भाई इसमें आपने ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये मुझे पता है, ये मुझे दे दिया आपने, तो मॉलिक्यूलर मास ही कैलकुलेट करवा रहे होगे आप। लेकिन मॉलिक्यूलर मास मुझे किसका आएगा, CX और HY का। तो अब इसमें ये तो बता दो कि कितने कार्बन लेने और कितने हाइड्रोजन, तो कुछ हिंट दो। तो मान लो अपने पास मॉलिक्यूलर मास जो भी आया अपने पास 5 ऐसे अपन ने लिखा 5 × 1/12 × 400 डिवाइडेड बाय, अपन ने कहा ये इसको 2 इधर ले, और P1 था तो अपन ने कोई उसको लिखने की जरूरत नहीं। अपन ने कहा इसको 4 और ये 3 से तो 100 हो गया अपने पास, 500 डिवाइडेड बाय 2 अपने पास 250, इस टाइप से आ गया। अब वो कैलकुलेशन भी जाने देना, अगर मैंने कुछ वो नहीं किया ना, मैं एक बार देख लेता हूँ, नहीं तो तुम कहोगे सर कैलकुलेशन इसमें 4 1 जा और 4 3 जा 12 हो गया। अब अपन ने क्या, ये 500 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 हो गया, तो 500 डिवाइडेड बाय अपने पास 6 आ गया, ये मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो अपन कहेंगे भाई देखो टोटल मॉलिक्यूलर मास आया है मेरे पास 500 डिवाइडेड बाय 6, जिसमें ये भी और ये भी। अब आप मुझे कुछ तो हिंट दो कि इन दोनों में से किसका कितना परसेंटेज है। मान लो अपन से कहा गया कि जो वहां पर अपने पास लिखा हुआ है 500 डिवाइडेड बाय 6, है ना, तो 500 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ जाएगा अपने पास। तो चलो कर लेंगे जो भी होगा, है ना। सो 80 कुछ ऐसे आ रहा है, तो उनको पता है। अब आपको कुछ क्या बताना पड़ेगा मुझे कि मान लो उसमें अपने पास 80% कार्बन है या 20% हाइड्रोजन है, इस टाइप से अपन को दिया हुआ। तो अपन क्या करेंगे, जो मास अपने पास आया उसका 80% कार्बन निकाल देंगे, और जो टोटल मास आएगा 80% उसका, उसको 12 से डिवाइड करेंगे, एक एटम का मास ना, तो अपन को कार्बन का मास आ जाएगा कि कितने कार्बन है वो पता चल जाएगा। इसका 80% ले लो तो टोटल मास ऑफ कार्बन पता चल गया। एक कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, तो जो टोटल मास अपने पास कार्बन का आया था उसको 12 से डिवाइड करेंगे और अपना आंसर बता देंगे। तो उस टाइप का थोड़ा कॉमन सेंस अपन खुद ही कर लेंगे भाई। अच्छा ठीक है, किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना अननोन कंपाउंड का तो लिख लेंगे। कभी कभी अपन को डाटा अलग अलग देके अपन को ए और बी मतलब दो इक्वेशन बन जाते हैं, अपन को क्वेश्चन में पढ़ के पता चल जाता है कि आप दो इक्वेशन की बात कर रहे हैं। जितना भी अपन ने गैस ब्लॉक देखे ना, ओनली ड्राई गैस, ऑब्वियस
आइडियल गैस लॉस। मॉइस्ट गैस कभी गैस लॉस ओबे नहीं करेगा, मतलब मुझे प्योर गैस चाहिए, वेपर्स नहीं चाहिए। ओनली आइडियल गैसेस जो होंगे, क्योंकि अपन ने लिखा ना ओनली ड्राई गैस, जो आइडियल गैस लॉस है वो सिर्फ ड्राई गैस, मतलब मुझे O2 N2 ऐसे गैसेस चाहिए, मॉइस्ट गैस नहीं होना चाहिए जिसमें वाटर भी, ह्यूमिडिटी वगैरह टाइप का। वैसे मैं ह्यूमिडिटी वाला कंसेप्ट अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा आपको कि ह्यूमिडिटी होती क्या है, वो अपन डाल्टन्स लॉ में पढ़ेंगे। तो पहले अपन आइडियल गैस के बारे में मैंने आपको आइडिया दिया, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाता तो इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन दे देता, वेट पूछ लेता, मॉलिक्यूल पूछ लेता, पीवीटी दे दूंगा, तो जैसे अपन ने यहाँ किया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करवा लेता, उस टाइप से क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ठीक है, आपने काफी सारे क्वेश्चन बेसिक्स में ही पढ़े पढ़ने, और ऐसे बता देंगे अगर है तो। आइडियल गैस ही तो फॉलो करना है इनको। नेक्स्ट अपन लिखते हैं लॉ फॉर ओपन सिस्टम। लॉ फॉर ओपन सिस्टम की बात। अब ओपन सिस्टम का मतलब हो गया, लॉ फॉर ओपन सिस्टम का मतलब हो गया हमारे लिए कि भाई देखो, अगर मान लो मेरे पास, अब मैं इसको हटा रहा हूं, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। लॉ फॉर ओपन सिस्टम का मतलब है कि भाई मेरे पास ना ऐसे एक वेसल है और वो ओपन वेसल है, तो अपन को पता है कि इस वेसल में ऐसे एयर फिल्ड होगा। अपन कहेंगे इसका वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम कैसे बता सकते हैं, वॉल्यूम तो क्लोज्ड वेसल का ही बता सकते हैं, इसका वॉल्यूम थोड़ा बता सकता हूं, मान लो इसमें कितना गैस हो, तो क्या करें, वॉल्यूम का कांस्टेंट ले लो। अच्छा ठीक है, तो इसका प्रेशर बताओ, अरे भाई ओपन है तो ऑब्वियसली बात है, प्रेशर जो एटमॉस्फेयर का होगा वो इसका प्रेशर होगा, पी इज कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर बताओ, तो अपन कहेंगे जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा वो इसका टेम्परेचर होगा। अगर मैं इसको हीट करूं तो अपन कहेंगे इसमें से एयर बाहर निकल जाएगा, और क्या, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर तो डिक्रीज होता है ना हीटिंग से, वो तो आपने वो हॉट एयर बैलून में बताया था। तो इसका मतलब ये हुआ, मेरे पास एक बॉटल है, उस बॉटल में एयर है, उस बॉटल में अपन ने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स N1 है, T1 टेम्परेचर एयर का। अगर मैं इसको हीट करता हूं तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा T2 तक, तो नंबर ऑफ मोल्स, अपन कहेंगे ठीक है भाई ये नंबर ऑफ मोल्स N2 हो जाएगा। तो अगर मैं इस बॉटल को हीट करता हूं तो इसमें से एयर बाहर जाएगा, एयर के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो n इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब एन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2 एट कॉन्स्टेंट। वॉल्यूम ओपन वेसल है इसलिए मैं कांस्टेंट ही रखना पड़ेगा वॉल्यूम को। और प्रेशर अपन को पता है, अगर इसको हीट अप करेंगे तो एयर बाहर चला जाएगा। कब तक जाएगा वो एयर बाहर, जब तक कि बाहर और अंदर प्रेशर एक जैसा ना हो जाए, क्योंकि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो थोड़े पार्टिकल से भी अपन को उतना प्रेशर मिल जाएगा जितना, जैसे अपने पास दो वेसल है और दोनों वेसल में मैंने 1 मोल O2 ले रखा है, इसमें भी 1 मोल O2 है, इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका भी टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, दोनों का वॉल्यूम 2 लीटर्स है, ये मुझे गिवन है, तो अपन कहेंगे ठीक है, दोनों का प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है, तो प्रेशर भी सेम होगा। लेकिन अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मैं कहूंगा फिर इसके मोल्स वॉल पे कोलाइड ज्यादा करेंगे, अगर ज्यादा कोलाइड करेंगे तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो अगर मुझे हायर टेम्परेचर पे, मैंने इसका T1 से T2 टेम्परेचर कर दिया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर बढ़ जाएगा। मैं चाहता हूं कि इसका प्रेशर कम करूं और वॉल्यूम चेंज नहीं करना चाहता, तो अपन कहेंगे ठीक है, प्रेशर आ किसकी वजह से रहा है, जो ये मोल्स है ना पार्टिकल्स, ये कोलाइड कर रहे हैं वॉल्स पे, तो इनमें से मोल्स को कम कर दो। अगर आप मोल्स को कम कर दोगे तो कोलाइजन ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर कम हो जाएगा,
तो प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसका प्रेशर मान लो अपने पास गिवन है 1 एटमॉस्फेयर, तो इनिशियली इसका भी 1 एटमॉस्फेयर रहा होगा। लेकिन अगर इसका प्रेशर बढ़ाया आपने, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाया आपने, तो प्रेशर बढ़ेगा इसका। मैं चाहता हूं कि इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रहे, तो अपन कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स कम कर लो। मतलब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ही रहे और टेम्परेचर को बढ़ा दूं और वॉल्यूम को भी चेंज ना करूं, तो ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल बाहर निकाल दो, तो कोलिजन ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर कम हो जाएगा। उनकी काइनेटिक एनर्जी लेकिन ज्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। तो जो फोर्स से हिट कर रहे होंगे ना वॉल को, वो इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा फोर्स रहा होगा इन मॉलिक्यूल्स का, तो फिर प्रेशर एक जैसा हो सकता है। तो मेरा मतलब ये था कि भाई ठीक है, हमने यहां पर कहा कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो एयर बाहर जाएगा। एयर कब तक बाहर जाएगा? जब तक कि बाहर और अंदर प्रेशर एक जैसा ना हो जाए। जैसे ही प्रेशर एक जैसा होगा, अपन कहेंगे रुक जाओ भाई, दैट इज ओपन सिस्टम। तो अपन से क्वेश्चन पूछेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स of air left in open vessel when temperature changes from 300 Kelvin to 400 Kelvin। ठीक है भाई, आप टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में भी दोगे तो भी टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में ही लोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर, तो आप कहेंगे इनिशियल मोल्स तो दे दो, वरना फिर इसको कैसे बताएंगे? तो व्हेन इनिशियल मोल्स इज 2 मोल्स। ठीक है भाई, तो N1 इनिशियल हो गया, T1 इनिशियल हो गया, N2 हो गया, T2 हो गया। आपने कैलकुलेट करके बता दिया, N1 2 था, 300 था, इजिकल टू N2 कितना बच गया जब ये 400 होगा, कैलकुलेट करके बता दिया तुमने कितना कम हो गया। We are able to write that. So N2 will be equal to, that is 2 into 3/4. You got the answer. ठीक है ना? तो अपने पास आंसर आ गया कितने मोल्स हो गए। तो अगर अपन से पूछेंगे बताओ कितने मोल्स एस्केप करके, तो ठीक है भाई, इनिशियल कितना था और बचा कितना, उनका डिफरेंस एस्केप करके, तो 2 माइनस, दैट इज N1 माइनस N2 एस्केप करके। तो कभी कभी ऐसा भी पूछेंगे फिर तो अपन को हमें ये भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये N2 लेफ्ट हैंड मोल्स है। अपन से कहेंगे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर या गैस, दोनों में से अपन गैस भी ले सकते हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर हैज बीन escaped when temperature increases from 400 to 500 Kelvin for a vessel, open vessel। अब उसने ओपन वेसल लिखा तो अपन को पता है भाई ओपन वेसल है, या तो आप ऐसे लिख देते फॉर अ ओपन वेसल की जगह एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है भाई, ये ओपन वेसल लिखा तो मुझे पता चल गया N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। अब फ्रैक्शन की बात कर रहे हो तो अपन कहेंगे भाई अब फ्रैक्शन कैसे, इसी में कैलकुलेट कर दूं या अलग कैलकुलेट करूं? दोनों ही कर सकते हैं अपन तो N1 अपन फ्रैक्शन को तो अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई, व्हाट फ्रैक्शन हैज बीन एस्केप्ड, तो अपन कहेंगे ठीक है इनिशियली 1 मोल ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं, क्योंकि फ्रैक्शन के लिए मुझे कुछ तो लेना ही होगा, 1 ले लेता हूं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। 400 इज इक्वल टू N2 कैलकुलेट कर लेता हूं, ये 500 हो गया, तो N2 मेरे पास आया 4/5। देयरफॉर कितना फ्रैक्शन एस्केप कर गया, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई 1 थे, बचे हुए ये हैं, टोटल मोल्स तो 1 ही था ना मेरे पास, तो फ्रैक्शन इज व्हाट, N2 मेरे पास आ गया, देयरफॉर फ्रैक्शन एस्केप्ड। पहले तो मैं ये देख लेता हूं भाई एस्केप कितना हुआ, सो N1 माइनस N2 इज एस्केप्ड, एयर एस्केप्ड। सो N1 कितना था मेरे पास, 1 माइनस 4/5 कर लेता हूं, तो 1/5 आ गया मेरे पास।
देयरफॉर फ्रैक्शन एस्केप्ड क्या हो गया, तो अपन लिखेंगे भाई फ्रैक्शन एस्केप, तो ये एस्केप किया था, तो फ्रैक्शन एस्केप्ड विल बी इक्वल टू कितना, दैट इज ये एयर एस्केप्ड डिवाइडेड बाय टोटल एयर। ठीक है, तो एयर एस्केप्ड इज 1/5 और टोटल एयर इज 1। आंसर आ गया मेरे पास, वही फ्रैक्शन हो गया अपने पास 1/5। ये लो भाई, आंसर हो गया अपने पास। अब अपन इसमें ऐसे भी कर सकते थे, अपन रेशियो ले लें, फिर उसके बाद अपन को पता है, अपन से पूछा क्या है, n2 माइनस n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय n1 पूछा है, तो यही तो लिखा हुआ है अपन ने फ्रैक्शन एस्केप्ड। वन लेके थोड़ा इजी हो गया अपने पास। अगर उसने कोई और मोल्स दिए होते तो अपन कैसे n की, अगर 1 की जगह कोई और मोल्स उसने दे दिया, मैं मेरी मर्जी में कोई भी मोल्स ले सकता हूँ, बताओ कितना फ्रैक्शन एस्केप हुआ, तो ले लेंगे अपन। हमें तो ये पता है n1 t1 इज इक्वल टू n2 t2। तो एक तो इस टाइप से, या फिर कभी अपन को ऐसे भी दे सकते हैं कि n2 का वैल्यू गिवन है, कि बताओ भाई मेरे पास ना व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम T1 टू T2, इसमें ना 1.8 मोल्स बचे हुए होते हैं, तो बताओ इनिशियल कितने थे। तो आप टेम्परेचर दे दो, कितने बचे हुए हैं वो मुझे बता दो, तो मैं बता देता हूँ इनिशियल कितना रहा होगा इस टेम्परेचर में, वो बता देंगे। तो है ना, अगर मान लो अपन को ऐसे गिवन है लॉ ऑफ ओपन सिस्टम में, कि अगर मैंने आपसे कहा कि भाई एक एग्जांपल है, दैट इज इफ दैट इज वी आर गिवन दैट, जैसे मैंने आपसे कहा कि 1.5 moles of O2 is left in the vessel, is left in an open vessel when it when it is heated from 300 Kelvin to 400 Kelvin. Calculate the initial moles of O2 present. Initial moles of O2 present in the vessel. In vessel. ठीक है भाई, कैलकुलेट कर देंगे। आपने यहाँ लिख दिया ओपन वेसल, तो मुझे पता चली गया कि N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2 है। आपने कहा कितना बचा हुआ है, 1.5, 400, 300 है, तो इनिशियल कितना था मैंने बता दी, कितना रहा होगा इनिशियल। तो लाइक दैट वी कैन हैव द क्वेश्चंस। तो ओपन सिस्टम के लिए तो ऐसा कुछ था नहीं ओपन सिस्टम में जो अपन को नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये लॉ फॉर ओपन सिस्टम होता है। तो वी आर एबल टू राइट दैट n1 कितना होगा, n1 विल बी 1.5 into 4 डिवाइडेड बाय 3 होगा। सॉल्व कर लेंगे। सबको समझ में आ गया? तो ऐसा कुछ था नहीं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि ओपन वेसल में वॉल्यूम और प्रेशर आपको दोनों कांस्टेंट लेना है। तो उसमें अगर दोनों वॉल्यूम प्रेशर दोनों कांस्टेंट है, तो अपन को पता है ना ये और ये कांस्टेंट है, तो अपन को पता तो n1 t1 इज इक्वल टू n2 t2। r भी तो कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। ये लॉ फॉर ओपन सिस्टम था। अब अपन डिस्कस कर सकते हैं डाल्टन। हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा, मतलब ऑब्वियस सी बात है, ओपन सिस्टम तो अपन को पता है, अपन बॉटल में एयर फिल करते हैं, हीट करते हैं, हीट अप करेंगे तो गैस एस्केप कर जाएगा। डाल्टन लॉ अपन ने कहा था कि भाई प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है, जो अपन को पहले से पता है। इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ऑब्वियसली बात है, दो में रिलेशन बना रहे हो, दो कांस्टेंट है, तो यही तो कहा था एट कांस्टेंट VMT।
partial pressure of any gas is directly proportional to number of moles of the gas. अब before writing the definition of Dalton's law, अपन एक काम करते हैं, पहले थोड़ा देखते हैं. Suppose मेरे पास एक वेसल है और इस वेसल में मेरे पास O2 भी है और हीलियम भी है. वेसल का वॉल्यूम मुझे V लीटर्स के में, टेम्परेचर इज T केल्विन और टोटल प्रेशर मुझे अपन कुछ भी ले सकते हैं, मतलब P टोटल ले लेता हूं, ठीक है ना. P टोटल सपोज 2 एटमॉस्फेयर ऐसे कर देते हैं. इसके नंबर ऑफ मोल्स NO2 ले लेते हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स हीलियम. पहले पर नंबर ऑफ मोल्स NO2 मुझे गिवन है, सपोज अपन कोई नंबर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मेरा मतलब ये है कि अगर मान लो इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 है और इसका नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो बताओ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय O2 कितना होगा अगर मुझे इसका वॉल्यूम 5 लीटर्स के बने. तो O2 कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, ये अपन टोटल वॉल्यूम ऐसे लिख लेते हैं, अपन को क्या फर्क पड़ेगा, 3 लीटर्स. तो अपन क्या कहेंगे, अगर टोटल वॉल्यूम 3 लीटर है तो इसका वॉल्यूम कितना रहा होगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 है और इसका नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा. इसमें क्या है, 2 लीटर O2 ऑक्युपाई करेगा और 1 लीटर हीलियम ऑक्युपाई करेगा. अपन कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता. अगर मान लो रूम में अपन खड़े हुए हैं तो रूम में जो प्रेशर होगा, रूम में जो एयर होगा, तो ऐसे थोड़ी होता है कि रूम का 79% नाइट्रोजन ऑक्युपाई करेगा और रूम का 21% ऑक्सीजन ऑक्युपाई करेगा. ऐसा नहीं होता. ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, गैसेस जिस वेसल में होंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनका कितना अमाउंट है. कोई भी गैस जो इस वेसल में प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम वेसल के वॉल्यूम के बराबर ही लेना पड़ेगा. इसका भी वॉल्यूम 3 लीटर लूंगा मैं, इसका भी वॉल्यूम 3 लीटर लूंगा. क्यों, वो आपस में मिक्स्ड है ना, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस जो होगा वो 3 लीटर होगा, चाहे इसके लिए ले लो आप, चाहे इसके लिए ले लो, या चाहे दोनों के लिए ले लो. दैट इज द डिफ्यूजन प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस. दैट्स व्हाई वी से दैट कोई भी गैस का वॉल्यूम वही होता है जो उसके जिस वेसल में वो प्रेजेंट है उस वेसल का वॉल्यूम होता है. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग वॉल्यूम एज कांस्टेंट. टेम्परेचर, अब अपन ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि इसका टेम्परेचर अलग होगा, इसका टेम्परेचर अलग होगा. ऐसे थोड़ी होता है कि रूम में, जिस रूम में अपन खड़े हुए हैं उसमें एयर है और अपन उसमें ये कहें कि भाई अच्छा देखो, ऐसे होता है कि नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा है एयर में, तो उसका टेम्परेचर अलग होगा और ऑक्सीजन का टेम्परेचर अलग होगा. ऐसे नहीं होता, दोनों का एक जैसा होगा टेम्परेचर. तभी तो रूम टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर, वही उनका गैसेस का टेम्परेचर. ठीक है. और प्रेशर, प्रेशर भी तो अपन कहते हैं रूम में 1 एटमॉस्फेयर है, तो उसको क्या बोले, वो भी दोनों का एक जैसा होगा क्या. तो अपन कहेंगे प्रेशर एक जैसा नहीं होगा. क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन 79% है और ऑक्सीजन 21%. एयर में अपन यही अज्यूम करते हैं, बाकी निगलेक्ट कर देते हैं. एयर हमारे लिए कैलकुलेशन में एयर का मतलब ही है 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, बाकी निगलेक्ट होगा. सो अपन कहेंगे नहीं नहीं भाई, हमें तो जो प्रेशर होगा वो 0.79 नाइट्रोजन का होगा और 0.21 ऑक्सीजन का. क्यों, क्योंकि हमसे नाइट्रोजन 79% टकरा रहे होंगे और ऑक्सीजन 21% टकरा रहे होंगे. क्योंकि प्रेशर तो किसी भी वेसल का प्रेशर अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर पर यूनिट वॉल्यूम इज द प्रेशर ऑफ द गैस. आप गैस के प्रेशर को तो ऐसे बोलते हैं ना. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वेसल में आप कितने भी गैसेस रखो, सभी गैसेस का वॉल्यूम वेसल का ही वॉल्यूम रहेगा और सभी गैसेस का टेम्परेचर उस
कंटेनर का टेम्परेचर जो रहेगा वही रहेगा, लेकिन प्रेशर वो डिपेंड करेगा कि किसका अमाउंट ज्यादा है। जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो वॉल पे कोलाइजन ज्यादा करेगा, वो वॉल पे ज्यादा कोलाइजन कर रहा होगा, इसलिए उसका प्रेशर अलग होगा। तो अपन कहेंगे अच्छा बाय पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मैं ऐसे लिख सकता हूं फिर तो कि भाई नंबर ऑफ मोल दैट इज प्रेशर ऑफ O2 will be equal to number of moles of O2 RT upon V. Pressure of helium, so I'll write that number of moles of helium that will be RT upon V, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ ये तो कांस्टेंट रहेगा। तब तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं P टोटल, इसका जो प्रेशर है और इसका जो प्रेशर है उनको ऐड कर दो, तो अपन कहेंगे दोनों को ऐड कर देते हैं, PO2 प्लस P ऑफ हीलियम। जैसे अभी भी आपने बताया कि एयर का प्रेशर क्या होगा अगर 1 एटमॉस्फेयर है तो 0.79 नाइट्रोजन की वजह से है और 0.21 ऑक्सीजन की वजह से है। तो अपन कहेंगे ठीक है ऐड कर लेता हूं। तो अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम और RT अपॉन V कर देता हूं। कॉमन ले लेंगे ना RT अपॉन V को। तो P total will be equal to partial pressure of O2 and partial pressure of helium। ये O2 का प्रेशर है तो उसके मोल से प्रोपोर्शनल होगा, ये हीलियम का प्रेशर है तो उसके मोल से प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ये पार्ट तो कांस्टेंट है। टोटल प्रेशर टोटल मोल से बताएंगे अपन। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 होगा हमारे लिए, ये इक्वेशन 2 होगा हमारे लिए, ये इक्वेशन 3 होगी। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई ये नंबर्स नहीं देते हैं अपन, अब इसको ऐसे ही लिखा रह देते हैं अपन को, ये पता चल गया। अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई ये पार्शियल PO2 इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ O2 is equal to PO2 and helium is PO2 and PH ऐसे, ये अपन ने लिख रखा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं therefore प्रेशर फ्रैक्शन, प्रेशर फ्रैक्शन तो किसका फ्रैक्शन ले ले, दोनों में से किसी एक का ले लो। तो प्रेशर फ्रैक्शन ऑफ O2 will be equal to P of O2 is क्या लिखे हमें, P of O2 डिवाइडेड बाय P टोटल, और P टोटल क्या है P of O2 प्लस P टोटल ही लिख देता हूं मैं। ये प्रेशर फ्रैक्शन हो गया। तो अगर मैं प्रेशर फ्रैक्शन लेता हूं O2 का तो दिस बाय दिस विल बी द प्रेशर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल का प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। फ्रैक्शन का मतलब तो अपन को पता है। सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो अपन के पास क्या आया, RT अपॉन V तो कैंसिल हो गया, तो आप ऐसे लिखोगे ना NO2 RT अपॉन V डिवाइडेड बाय NO2 प्लस N ऑफ हीलियम RT अपॉन V। RT अपॉन V तो कैंसिल करोगे आप, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप लिखोगे दैट विल बी NO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। क्या समझ में आया तुमको कि अगर हम एक ही वेसल में, क्लोज्ड वेसल में एक से ज्यादा गैसेस रखेंगे तो प्रेशर फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। भाई ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ही तो है। प्रेशर फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये तो प्रेशर फ्रैक्शन था, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन होता है ऑफ गैस। तब तो मैं लिख सकता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस will be equal to, ये पार्शियल प्रेशर
of any gas will be equal to mole fraction of that gas multiplied by the total pressure. Mole fraction of gas multiplied by P total. ये लिख सकता हूं from the Dalton's. बट उसमें एक बात होना चाहिए, इन गैसेस के मोल्स भी चेंज नहीं होने चाहिए, है? क्योंकि अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो मोल्स चेंज होंगे. सो फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस होगा, क्योंकि अगर मोल्स चेंज होंगे तो ऑब्वियस सी बात, उनके प्रेशर भी चेंज होंगे. तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकता हूं. फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस the total pressure of gases present in the vessel at constant temperature and volume is equal to sum of the partial pressure of each gas. अगर नॉन रिएक्टिंग गैसेस है तो जो टोटल प्रेशर होता है ना, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैसेस प्रेजेंट इन द वेसल. जितना भी गैसेस आप फिक्स उसमें रखो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वेसल में आपने कितने गैसेस रखे हुए हैं. अगर आपको टोटल प्रेशर बताना है वेसल का, तो आपको सभी के प्रेशर को सम करके बताना. दैट इज डाल्टन्स लॉ. ये डेफिनेशन हो गया, तो पहले ही लिखा था. अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अगर मुझे किसी एक प्रेशर का, किसी भी एक गैस का पार्शियल प्रेशर बताना है, तो मैं क्या करूंगा, उस गैस के मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा. अगर मुझे किसी गैस का पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो मैं उस गैस का मोल फ्रैक्शन लेके टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा. दैट इज डाल्टन्स लॉ. ठीक है, वी गॉट इट. एक ही वेसल में इट डजंट मैटर कितने गैसेस प्रेजेंट हैं, सभी गैसेस के लिए वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, बट उनके प्रेशर डिपेंड करेगा कि किसके कितने मोल्स हैं. जिसके ज्यादा मोल्स उसका प्रेशर भी ज्यादा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स वॉल ऑफ द कंटेनर पे कोलाइजन भी ज्यादा कर रहे होंगे. ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं और फिर देखते हैं. पहले ये नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं. तो अपन क्वेश्चन लिखेंगे. The question is, eight gram of O2 is mixed with 7 gram of N2 and 2 gram of helium. Calculate the partial pressure of each gas. Partial pressure of each gas if the total pressure is of 5 liter vessel
at 27 डिग्री सेंटीग्रेड is 10 एटमॉस्फेयर। ये मुझे गिवन है, तो अपन क्या करेंगे? कैलकुलेट करके बताना है। So I think we got the answers. तो we are able to calculate number of moles of O2 ना, weight upon molecular weight ना, weight अपन को 8 given है, divide by 32, there is 1/4 ना, 0.25. Number of moles of N2, weight upon molecular weight again, weight is given to us 7, molecular weight is 28, it is 1/4 ना, 0.25. Then number of moles of helium, again weight upon molecular weight, we want to write that, we'll write 2/4, that is equal to 1/2, that is equal to 0.5. तब तो ये 1 ही आ रहा है, ये तो बड़ा easy हो गया अपने लिए। Partial pressure of O2 will be equal to mole fraction of O2. That is what? Number of moles of O2 divided by number of moles of O2 plus number of moles of N2 plus number of moles of helium. That will be equal to 0.25 divided by, that will be 0.25 plus 0.25 plus 0.5. That will be equal to multiply by 5, na? Partial pressure. Huh? So that is multiply by total pressure. Multiply by total pressure. और टोटल प्रेशर अपन को 10 गिवन है, सो इट विल बी हाउ मच, 2.5. ये तो 1 आ रहा है ना सब, उसका भी 0.25 मोल्स है, इसका भी 0.25 मोल्स है, तो लिख देते हैं दैट विल बी इक्वल टू 0.25 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 2.5. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम कितना हो गया, 0.5 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज इक्वल टू 5. ये लो यार, किसी को डाउट है तो बोलो, सबको समझ में आ गया। तो we are able to calculate the moles, we are able to calculate the partial pressures. सबको समझ में आया, किसी को डाउट नहीं? तो that is about the Dalton's law, और Dalton's law में there must be a non-reacting gases. Gases का amount change नहीं होना चाहिए, मतलब their number of moles should never change. Then only we can apply the Dalton's law. So this is about the Dalton's law.
अब अपन कुछ और पार्ट भी चेक करते हैं, बिकॉज जैसे उसको डिस्कस करना है। तो एक पार्ट अपन चेक करते हैं अबाउट द ह्यूमिडिटी, ठीक है। और ह्यूमिडिटी को डिस्कस करने से पहले अपन चेक करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। सो विल डिस्कस दैट। ऐसे ना नोट करके अपन एक पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, पॉइंट्स टू डिस्कस, विल राइट दैट। तो एक पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। पहले अपन वेपर प्रेशर की बात कर लेते हैं। वेपर प्रेशर मतलब होता है दैट इज वेपर्स ऑफ द प्रेशर, द प्रेशर exerted by the vapors of liquid when it is in equilibrium, ये अपन को पता है। तो वेपर प्रेशर होता है द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature, the vapor pressure, the pressure exerted by the liquid, exerted by liquid when it is in equilibrium with the vapors, when it is in equilibrium with vapors, with its vapors, with its vapors। तो इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब अपन सबको पता है कि भाई इक्विलिब्रियम तब आता है जब रेट ऑफ वेपराइजेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। यहां पर वेपर है, यहां पर लिक्विड है, ठीक है। ये लिक्विड है और वो वेपर है, तो जब रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ वेपर में कन्वर्ट होने का रेट और वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होने का रेट इक्वल हो जाए तो अपन कहते हैं दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो जो वेपर्स ये एक्सर्ट करेंगे बाय कोलाइडिंग ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। और उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करें, अपन कहेंगे भाई थोड़ा सा ऐसे लगा देंगे, अपन बैरोमीटर लगा देंगे और क्या। जैसे अपन लिखते हैं बैरोमीटर, ऐसे वो बैरोमीटर टेप लगा देंगे और अपन को पता चल जाएगा कि कितना वेपर प्रेशर होगा। वो मरकरी ट्यूब लगा के ऐसे, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर, जैसे अपन कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसको हीट कर लेंगे, ये ओपन करेंगे तो ये पुश करेगा वेपर्स, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, विल गेट लाइक दैट। तो अपन को वेपर प्रेशर पता चल जाएगा, जैसे अपन बैरोमेट्रिक प्रेशर देखते हैं। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये वेपर प्रेशर होता है। अब अपन कहेंगे एक, जैसे अपन को पता है कि वेपराइजेशन क्या होता है और इवेपोरेशन क्या होता है, तो अपन कहते हैं भाई इवेपोरेशन तो रूम टेम्परेचर पे भी होगा, दैट इज अ सरफेस फिनोमेना। क्योंकि किसी भी लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल जो सरफेस से एस्केप करते हैं ना, उनको अपन कहते हैं इवेपोरेशन। टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो वेपराइजेशन क्या होता है, तो अपन कहेंगे वेपराइजेशन में अंदर वाला जो लिक्विड्स होते हैं ना, इसके पार्टिकल, लिक्विड पार्टिकल भी एस्केप करते हैं, तो उसको कहते हैं अपन वेपराइजेशन। मतलब वेपराइजेशन हमेशा हायर टेम्परेचर पे होता है, जब अंदर भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अपन बढ़ाएंगे, तो उसको अपन वेपराइजेशन कहते हैं। वरना इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। तो अपन कहेंगे ठीक है, इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस से होता है, वेपराइजेशन पूरा लिक्विड से होता है। इवेपोरेशन के लिए टेम्परेचर हाई होता है, इवेपोरेशन के लिए टेम्परेचर लो होगा, क्योंकि सिर्फ सरफेस से पार्टिकल एस्केप करेंगे। वेपराइजेशन में अंदर वाले पार्टिकल को भी एस्केप कराना है, तो उसको हीट कर देता है ताकि वो भी एस्केप करे। अल्टीमेटली evaporation is surface phenomena and the vaporization is a bulk phenomena। bulk मतलब इधर से भी होगा। evaporation जो होता है वो surface phenomena है, and vaporization bulk में होता है, bulk phenomena। ठीक है भाई। अब अपन को एक बात और पता है, अगर सोल्यूशन बनाते हैं, मतलब वाटर का वेपराइजेशन जो होता है, अगर उसमें कोई पार्टिकल डाल दिया जाए,
मतलब सॉल्ट डाल दें, तो नमक के डालने से वो इसके सरफेस पे आ जाता है, तो सरफेस से जो लिक्विड के इवेपोरेट होने की टेंडेंसी है ना, वो कम हो जाती है। वो भी अपन ने पढ़ा हुआ है कि भाई अगर सोल्यूशन का जो वेपराइजेशन होता है या सोल्यूशन का जो इवेपोरेशन होता है वो कम होता है प्योर वाटर से। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सी वाटर का इवेपोरेशन कम होता है और रिवर वाटर का इवेपोरेशन ज्यादा होता है, क्योंकि सी वाटर हार्ड वाटर होता है, उसमें पार्टिकल्स भी होते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर की वजह से। तो सी वाटर जो है वो इवेपोरेट जल्दी नहीं होता, ना ही वो वेपराइज होता है जल्दी, इसलिए सी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, वेपर्स नहीं बना पाता ना वो। और बॉइलिंग पॉइंट अपन कहेंगे ठीक है इसको पानी मान लो, पानी मानोगे तो मैं क्या करूंगा, बाहर जितना प्रेशर है अगर अंदर भी उतना ही प्रेशर आ जाएगा, ये पी इंटरनल कर लेते हैं और ये पी एक्सटर्नल बोल देते हैं। एट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का, मुझे नहीं पता कौन सा लिक्विड है, मुझे तो बस इतना मालूम है जितना बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर है उतना ही प्रेशर अगर अंदर आ जाए हीट करने से, जिस अपन इसको हीट करेंगे ना, तो अगर यहां पर इंटरनल प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए तो ये लिक्विड बॉइल कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। एट बॉइलिंग पॉइंट द इंटरनल प्रेशर, तो पी इंटरनल विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी एक्सटर्नल। पी एक्सटर्नल मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हैं अपन, ये मैंने अज्यूम किया है इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इज लिखते ना, इज इक्वल टू क्या लिखना अपन को, ये सब कोई चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, अगेन द सेम थिंग, बिकॉज केमिस्ट्री में मोस्टली चैप्टर पर क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे, तो अपन को पता होना चाहिए ना व्हाट इज वेपराइजेशन, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज हाउ वी कैन राइट दैट। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई हमें समझ, और ये तो हमें अच्छे से पता है कि हार्ड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि उनका इवेपोरेशन, राइट ना, भाई बॉइलिंग पॉइंट तभी होगा जब मतलब इसको हीट करोगे, तो हीट करने से जब इधर जो वेपर जनरेट होंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप हीट करोगे, और बीच में मेरे ख्याल से ना ही बोले कि हमें ये एक्सप्लेन फट से कर दो, फट से कर दो, थोड़ा सा वेट किया करो तुम लोग, है तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाता है, क्योंकि काफी सारा पार्ट बहुत ज्यादा भी बोलता हूं। उसका रीजन होता है ना कि सभी स्टूडेंट को चलो उस वाले सेंटेंस से समझ में नहीं आया तो इस वाले से आ जाएगा, तो कई बार मैं चीजों को मतलब एक ही चीज को दो टाइप से भी बोलता रहता हूं, तो ताकि स्टूडेंट को किसी ना किसी तरीके से समझ में आए। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई ठीक है चलो पानी की बात करते हैं, भाई वाटर तो होता ही है, अपन को पता है वाटर तो 0 डिग्री पे भी वेपरेट होता है, 0 डिग्री पे वेपरेट होता है, उसमें तो आइस होता है। हाँ तो कपड़े तो सूखते हैं ना 0 डिग्री पे, इसका मतलब वाटर वहां से भी कपड़े से भी निकलता होगा, बाहर जाता होगा 0 डिग्री पे। अच्छा ठीक है, चलो अपन वाटर की बात करते हैं। फॉर वाटर, अगर मैं वाटर का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करूं, अपन को पता है कि भाई अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो वेपर प्रेशर फॉर ऑल लिक्विड्स, कोई भी लिक्विड हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, आप टेम्परेचर बढ़ाओ वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अपन कहेंगे फॉर वाटर, जैसे अगर मेरे पास वाटर के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड अपने पास बाहर टेम्परेचर है, तो वेपर प्रेशर वाटर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है 17.8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 17.5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। मतलब इसका टेम्परेचर अगर मैं 20 डिग्री करूंगा तो इधर ना हाइट इन द कॉलम कितना आएगा, 1.75 सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर बोल दो अगर इसमें मिलीमीटर का लगा हुआ है तो। अगर मैं इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखूंगा ना वाटर को टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ये हो जाता है 23.8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इतना हो जाएगा, मतलब हाइट बढ़ जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपराइजेशन भी बढ़ेगा। अगर मैं इसको 90 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता हूं तो ये वैल्यू हो जाएगी 380 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी।
और अगर मैं इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं तो अपन कहेंगे ये हो जाएगा 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो 10 डिग्री में डबल हो गया। हाँ, तो अपन कहेंगे वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर से इंक्रीज तो होता होगा, लेकिन ऐसे होता होगा, शुरू में तो धीरे इंक्रीज होता है, बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ये कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, और लास्ट में तो 10 डिग्री पे आपने बिल्कुल बहुत ज्यादा डबल कर दिया। इसका मतलब वेपर प्रेशर ऐसे बढ़ता होगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता कि 10 डिग्री इसको बढ़ाओ तो वो भी 10 बढ़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ता, वो एक्सपोनेंशियल बढ़ता है वेपर प्रेशर। ये वैल्यूज देख के अपन को पता चल रहा है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। होता तो है बट ऐसे नहीं होता कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही वेपर प्रेशर बढ़ेगा, या 5 डिग्री बढ़ा है या 5 से कुछ ज्यादा ही बढ़ा है। तो शुरू में तो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, बट बाद में वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, जैसे वेपर प्रेशर का ग्राफ। अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसका मतलब है कि वाटर का वेपर प्रेशर, जब मतलब वाटर को मैंने बॉईल किया तो मैंने शुरू में 20 डिग्री रखा टेम्परेचर, फिर 25 किया तो वेपर प्रेशर और बढ़ गया, जब मैंने 90 किया तो वेपर प्रेशर 380 हो गया। जैसे ही वो वेपर प्रेशर यहां पर अंदर प्रेशर कितना हो गया 100 डिग्री पे 760, और बाहर प्रेशर कितना था 760, तो मुझे पता चला कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 760 है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्यों? क्योंकि बाहर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 था, और अंदर जैसे ही वो 760 आया वाटर बॉईल होना शुरू हो जाएगा। सो फॉर एनी लिक्विड उसका बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर, बाहर 1 एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर अंदर प्रेशर आ जाए तो अपन उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। और जब वर्ड नॉर्मल लिखा हो तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि बाहर आपको 1 एटमॉस्फेयर रखना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बोलोगे तो कोई ये थोड़ी बोलेगा नहीं नहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0.5 एटमॉस्फेयर, नो नो, इट इज ऑलवेज 1 एटमॉस्फेयर। अब प्लेस टू प्लेस थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, बट नॉट बहुत ज्यादा वेरिएशन। जैसे अपन कहेंगे अब तो नहीं, मैं तो टॉप ऑफ द हिमालय की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 380 होता है, क्योंकि वहां वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.5 होता है, तो वहां पर वाटर 90 डिग्री पे ही बॉईल होना शुरू होगा। सो वेपर प्रेशर जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वी हैव सीन दैट। और इसको देख के अपन को ये भी पता चल रहा है कि कैसे एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। ठीक है, सो वी गॉट दैट कि भाई वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट तब होगा किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर, यहाँ पर अपन इसको हीट करेंगे ना, तो हीट करने के लिए जब टेम्परेचर जो अपन यहाँ देंगे तो कितना टेम्परेचर देंगे ताकि ये बॉईल करे, तो अपन कहेंगे बाहर के प्रेशर के बराबर जब इसका प्रेशर हो जाएगा तो वही जो टेम्परेचर है ना, उस टेम्परेचर को अपन उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वेपर प्रेशर समझ में आ गया अपन को कि भाई वेपर प्रेशर होता क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होता। वेपर प्रेशर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया आपने तो वाटर का वेपर प्रेशर यही रहेगा। फैक्टर्स on which वेपर प्रेशर will depend। अब एक तो आपने लिखा ही हुआ है वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वो तो बताने की जरूरत। अब एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ मोर वॉलेटाइल volatile liquid will be greater than vapor pressure of non-volatile, less volatile liquid। ऑब्वियसली बात, ये तो हो गई। इसमें क्या बात है, इसमें तो अपन कहेंगे भाई एग्जांपल के लिए अगर मान लो मैंने आपसे कहा मेरे पास वॉलेटाइल लिक्विड ऑफ मोर वॉलेटाइल लिख देता हूं,
क्योंकि वहां भी लेस वर्ड यूज किया ना मैंने। जैसे मान लो मेरे पास पेट्रोल गिवन है और मेरे पास वाटर, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताओ पेट्रोल जल्दी वेपराइज होगा कि वाटर जल्दी वेपराइज होगा? पेट्रोल ही वेपराइज होगा। तो पेट्रोल जितना इजीली एस्केप करता है इवन एट रूम टेम्परेचर, वाटर थोड़ा उतना इजीली एस्केप करता है। व्हाई इट इज सो? क्योंकि पेट्रोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी होती है। अब वो फैक्टर्स अपन नहीं, उसके बीच में नहीं पड़ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। भाई वोलेटाइल लिक्विड्स अपन को पता है, वोलेटाइल मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ज्यादा वोलेटाइल होगा। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका वोलेटाइल नहीं, कैरेक्टर कम होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, एक तो ये हो गया। दूसरा होता है कि भाई वेपर प्रेशर, टेम्परेचर पे अपन लिखा विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, ऑफ प्योर लिक्विड्स है। प्योर लिक्विड्स में इंडिपेंडेंट होते हैं वेपर प्रेशर का, सरफेस एरिया से इंडिपेंडेंट होंगे। तो लेट अस चेक कैसे। तो अपन कहेंगे दैट इज व्हाट वी मीन इज, भाई मेरे पास एक ऐसे वेसल है और इसमें वाटर है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। और मेरे पास एक ऐसे वेसल है और इसमें पानी भरा हुआ, ये भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेंगे। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होता है? 23.8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। यहां भी उतना ही है, यहां भी उतना ही। दोनों में जो वेपर प्रेशर होगा वो एक जैसा होगा। That doesn't depend on the shape of the vessel, that doesn't depend on the surface area exposed। मतलब एक ड्रम में पानी रखो या एक ग्लास में पानी रखो, अगर दोनों में प्योर वाटर है या सेम वाटर है तो दोनों का वेपर प्रेशर एक जैसा रहेगा, बस उसे क्लोज होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, क्लोज करेंगे तभी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा ना। ओपन होगा तो वो तो एवापोरेट होता रहेगा, पूरे उड़ जाएगा। So it is independent of surface area। अच्छा, इस पार्ट में अपन को कोई डाउट नहीं भाई, ठीक है। हमें थोड़ा सा वाटर के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अपन को पता चल गया। कांस्टेंट टेम्परेचर पे अब मैंने आपसे कहा मोर वॉलेटाइल मतलब, अच्छा बताओ 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे पेट्रोल जल्दी उड़ेगा या पानी जल्दी उड़ेगा? सोच के बताना है, अच्छे से सोच लो। सोच लिया? चलो भाई, तो उसने सोच लिया, अपन को पता चल, मतलब अपन को पता चल गया पेट्रोल जल्दी उड़ेगा। मैंने यही कहा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, किसी वेसल में टेम्परेचर कांस्टेंट है बताओ, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर अगर ये है, तो अगर इसमें पेट्रोल होता तो कितना वेपर प्रेशर होता? तो फिर कहते उससे ज्यादा होता, क्योंकि पेट्रोल तो ज्यादा उड़ेगा ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। ठीक है, अब एक दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब तुम मुझे बताना है, मैं इसको हटा रहा हूं, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है अपन को। काफी कुछ मैंने आपको वेपर प्रेशर के बारे में बता दिया, और ये वैल्यू जो मैंने लिखी थी वो एग्जैक्ट वैल्यूज है।
वैसे भी मैंने आपसे कहा था कि जो वैल्यूज अपन यूज करेंगे वो एग्जैक्ट वैल्यूज होंगे, ताकि अगर अपन को याद भी रहा तो भी अपन वही वैल्यूज लिख देंगे कि ये तो हमें पता है इनकी वैल्यूज। अच्छा, मेरे पास ऐसे गिवन है, मेरे पास एक ऐसे वेसल है और मैंने इसमें ऐसे एक मूवेबल पिस्टन लगा, ऐसे पिस्टन लगा, इसमें मेरे पास पानी है और यहां पर T केल्विन है टेम्परेचर, और यहां पर ऑब्वियसली बात, अगर आप टेम्परेचर लिखोगे तो इसका वेपर प्रेशर मेरे पास गिवन है सपोज 50 mm। ये मुझे नहीं पता। अब अपन mm लिखेंगे तो अपन को पता है मरकरी बोल रहे हो, वो लिखने की जरूरत नहीं, आप mm लिख दोगे, वेपर प्रेशर लिखा हुआ, हमें पता है मरकरी की बात कर रहे हो, वो प्रेशर की बात। ये अपने पास प्रेशर, ठीक है भाई। मैंने क्या किया, कंप्रेशन किया, तो अपन कहेंगे करो भाई कंप्रेशन, हमें क्या करना। तो अपन कहेंगे अगर इसका कंप्रेशन, मैंने ऐसे कर लिया, ऐसे कंप्रेशन, तो एट T केल्विन वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू, और यहां पर वाटर ऐसे हो गया, यहां पर ये वाटर, और फिर इक्विलिब्रियम रहेगा, इक्विलिब्रियम तो रहेगा ही रहेगा, इक्विलिब्रियम यहां भी रहेगा, तो यहां भी वेपर्स हो जाएंगे। अब जो वेपर प्रेशर यहां बनेगा वो ग्रेटर देन 50 होगा, लेस देन 50 होगा, ये क्या होना चाहिए, या इक्वल टू 50 होना चाहिए, बताओ भाई। ग्रेटर देन 50 होगा, लेस देन 50 होगा, क्या होना चाहिए। ग्रेटर देन 50 हो जाएगा, ग्रेटर देन 50 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अपने पास आंसर आ गया। अब सभी लोग ग्रेटर देन 50 बोल रहे हैं, तो अपन तो ग्रेटर देन 50 आता होगा। ग्रेटर देन 50 सबने इक्वल टू, अरे किसी ने इक्वल भी लिखा, अरे यार किसी ने इक्वल लिख दिया। अगर सभी लोग ग्रेटर देन 50 बोलते तो मैं तो ग्रेटर देन 50 ही बोल देता। तो अपन कहेंगे भैया आपने कहा था कि वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। जब आप इसे कंप्रेस करोगे तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मतलब वाटर के वेपर्स कुछ लिक्विड में आ जाएंगे। जब आप कंप्रेस करोगे तो कुछ वेपर्स जो है वो लिक्विड में चले जाएंगे, और लिक्विड में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड का अमाउंट बढ़ जाएगा और वेपर्स का अमाउंट कम हो जाएगा। लेकिन ये वेपर्स लिक्विड में तब तक जाते रहेंगे जब तक कि प्रेशर क्या हो जाए, 50 हो जाए। तो यहां पर अपन कहेंगे जब आप इसे कंप्रेस करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ये इक्विलिब्रियम किस तरफ आ जाएगा, लिक्विड की तरफ। मतलब कंप्रेस करने से गैस, क्योंकि लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम है ना, अगर लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम है तो ऑब्वियस सी बात है अपन क्या कहेंगे, आप कंप्रेस करो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल, वेपर्स पार्टिकल कम होते हुए भी, क्योंकि वॉल्यूम भी छोटा हो गया ना, प्रेशर उतना ही रहेगा, तो प्रेशर उतना ही रहेगा 50 mm। आपने लिखा था वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के अलावा और किसी फैक्टर से चेंज नहीं होगा, सिर्फ टेम्परेचर से ही चेंज हो सकता है। भाई वाटर का वेपर प्रेशर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर उतना ही रहेगा। कट माय पॉइंट। तो अपन क्या कहेंगे, अच्छा तो अगर मैं इसका एक्सपेंशन कर दूं तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं,
इधर प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए लिक्विड उधर चला जाएगा। लिक्विड कब तक उधर जाएगा? जब तक कि वापस प्रेशर कितना ना हो, 50 हो जाए। तो अपन ऐसे बोलेंगे, जब आपने कंप्रेस किया होगा तो इसका प्रेशर बढ़ गया होगा, लेकिन वह प्रेशर अगर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा? लिक्विड की तरफ। अगर लिक्विड की तरफ शिफ्ट होगा तो वेपर्स किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे? लिक्विड में। तो अमाउंट ऑफ लिक्विड बढ़ जाएगा, अमाउंट ऑफ वेपर्स कम हो जाएंगे, लेकिन वेपर प्रेशर उतना ही रहेगा। ये रिएक्शन कब तक इस तरफ शिफ्ट होगा? लिक्विड की तरफ, जब तक कि इसका प्रेशर वापस 50 ना हो जाए। क्योंकि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो वेपर प्रेशर ऑफ एयर लिक्विड चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से अपन को समझ में आ गया कि भाई लिक्विड का वेपर प्रेशर अपन तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक कि हम टेम्परेचर चेंज नहीं करने वाले। ठीक, अब अपन एक क्वेश्चन, if in a if the mixture of N2 and a small amount of water in a 2-liter vessel exert exert the total pressure of 500 mm of Hg. 500 mm of Hg. Right? If this mixture is transferred to other vessel of half of its volume, then calculate the vapor pressure then calculate the total pressure of mixture at a constant temperature T Kelvin. Aqueous tension, that is called vapor pressure of water. वेपर मतलब, वेपर प्रेशर मतलब एक्वस टेंशन भी बोलते हैं, क्योंकि पानी है इसलिए एक्वस टेंशन बोलते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट एक्वस टेंशन एट T Kelvin इज 50 mm of mercury. ये बताने का, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर सकते हो, देखो।
यस वी गेट द आंसर्स। अपन को गिवन है T केल्विन पे टोटल प्रेशर गिवन है, कितना है टोटल प्रेशर 500। इस टोटल प्रेशर में ना P टोटल का मतलब हो गया P ऑफ N2 प्लस P ऑफ वाटर, ये अपन को 500 गिवन है, तो P ऑफ N2 कितना हो गया और P ऑफ वाटर अपन को 50 गिवन है, मतलब P ऑफ N2 हो गया मेरे पास 450। अब इसमें आपने वॉल्यूम हाफ कर दिया, अगर वॉल्यूम हाफ करोगे तो N2 गैस थोड़ी इक्विलिब्रियम पे होगा, इक्विलिब्रियम पे तो क्या होगा वाटर होगा, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। तो जब वॉल्यूम हाफ करेंगे तो N2 का प्रेशर तो डबल हो जाएगा, जब आप वॉल्यूम को हाफ करोगे तो N2 का प्रेशर तो डबल हो जाएगा, लेकिन वाटर का वेपर प्रेशर क्योंकि इक्विलिब्रियम होगा ना, तो उसका वेपर प्रेशर तो क्या हो जाएगा उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आप कंप्रेस करो वाटर का इक्विलिब्रियम किसकी तरफ, लिक्विड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो वाटर का वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा, इट रिमेन कांस्टेंट बिकॉज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर वाटर इक्विलिब्रियम में नहीं होता तो अपन कहते हैं जो गैस इक्विलिब्रियम में नहीं होगा उसको कंप्रेस करोगे, वॉल्यूम आधा करो, प्रेशर को डबल कर देगा। लेकिन अगर कोई लिक्विड में इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में है, तो प्रेशर चेंज करने से उसका इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, उसका पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो अपन लिख देंगे भाई 2 into 450 प्लस 50 दैट इज 950। लो भाई हो गया, इतना हो जाएगा, कैलकुलेट कर ले। ठीक है, मतलब अगर एक्सपेंशन करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, तो प्रेशर ऑफ N2 चेंज कर देते हैं क्योंकि टेम्परेचर तो आप कांस्टेंट रखोगे। तो अब फिर उसमें ये करते कि आप एक्सपेंशन करोगे तो चेंज N2 का होगा प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम आप चेंज करोगे उतने उसके हिसाब से प्रेशर चेंज कर देगा। लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, लेकिन अगर वाटर इक्विलिब्रियम में है तो फिर अपन कहेंगे जब तक लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होंगे तब तक उसका प्रेशर चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट कोई क्वेश्चन बात कर लेते हैं ऐसे, है मैंने वैसे आपको कहा था कि वेपर्स में अपन को इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे और इसी टाइप से क्वेश्चन में अपन को फंसा भी सकते हैं वो, लेकिन अपन को अच्छे से पता है अपन को क्या करना है। और यहां से मैं बता सकता हूं दैट प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस, pressure of moist gas is equal to pressure of dry gas plus pressure of water। ऑब्वियस ही बात है, मॉइस्ट गैस वाटर की वजह से ही है। ठीक है, ओके। फिर अपन बोल सकते हैं सो प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस, मतलब ये मॉइस्ट गैस ही तो था N2 प्लस वाटर, इसमें इज मॉइस्ट गैस विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, N2 का प्रेशर और वाटर का प्रेशर दोनों को ऐड किया था आपने। तो अगर मुझे कभी अपन को पता है मॉइस्ट गैस डजंट फॉलो द आइडियल गैस इक्वेशन, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि आइडियल गैस लॉज नहीं फॉलो करते, हमने यहाँ पर यूज ही नहीं किया आइडियल गैस लॉ, हमने तो प्रेशर की बात की बस। आइडियल गैस लॉ यूज करता तो मैं मॉइस्ट गैस बना लेता, कैसे भाई N2 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लेता मैं जो भी कैलकुलेशन करने, क्योंकि N2 का प्रेशर तो पता है ना मुझे, अगर एक्वस टेंशन गिवन है, वाटर का वेपर प्रेशर गिवन है और ये गिवन है तो टोटल प्रेशर। ठीक है, वी कैन राइट एक दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलो एक दूसरा क्वेश्चन अपन आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से लिख लेते हैं। लिखो आप एक क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा क्वेश्चन देता हूं आप एक, अब आप लिख लो एक, वो पूरा क्वेश्चन लिखने का कोई मतलब नहीं होता ना। 1.4 लीटर 1.5 लीटर कर देते हैं, 1 लीटर ऑफ अ गैस, 1.5 लीटर of a gas is collected over water
1.5 liter of a gas is collected over water at 1.5 liter of a gas is collected over water at 27 degrees centigrade. At 27 degrees centigrade. At 27 degrees centigrade and 745 millimeter of mercury. And 745 millimeter of mercury. If the weight of the gas is 2 grams, if the weight of the gas is 2 grams, if the weight of the gas is 2 grams, and if the weight of the gas is 2 grams, and vapor pressure of water at 30 degrees centigrade is vapor pressure of water at 27 degrees centigrade है ना, अपन ने 27 लिया था. At 27 degrees centigrade is, and the vapor pressure of water at 27 degrees centigrade is 30 mm, 30 millimeter of mercury. What is the molecular weight of the gas? What is the molecular weight of the gas? मैं एक बार repeat कर रहा हूँ. 1.5 liter of a gas collected over water at 27 degrees centigrade and 745 millimeter of mercury. If the weight of the gas is 2 grams and the vapor pressure of water at 27 degrees centigrade is 30, what is the molecular mass of the gas? Calculate करते हैं. What is the molecular weight of the gas? गैस का मोलर मास कैलकुलेट करना है अपन को. हो गया. कैलकुलेशन इतना थोड़ी दिया करने की, पर इतना वेट करें. प्रेशर अपन को मॉइस्ट गैस का गिवन है 745. ड्राई गैस कैलकुलेट कर लूंगा. वाटर का वेपर प्रेशर आपने 30 रखा. सो प्रेशर, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन गैस लॉस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ड्राई गैसेस. तो ड्राई गैस आ गया अपने पास 715
डिवाइड बाय 760 कर देता हूं ताकि वो एटमॉस्फेयर में आ जाए। वॉल्यूम आपने दे रखा है 1.5 लीटर्स, वेट आपने 2 ग्राम दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास आपने गैस का कैलकुलेट करने के लिए कहा है। ये 1/12 लेना होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये ऐसे हो जाएगा। ये लो भाई मॉलिक्यूलर मास आ गया, कैलकुलेट कर देते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो मैंने मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस कैलकुलेट किया। मेरे ख्याल से सभी लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको तो कैंसिल ही कर देता हूँ, ये 100 हो जाएगा। So we got 200 into 760 divided by 4 into, that is 715 into 1.5. 4 into 1.5 is 6 ना, और 200 को अगर 6 से डिवाइड कर देते हैं ऐसे, तो we can write like this also। इसको भी अपन ऐसे कर सकते हैं 50 और ये 1.5 ना, तो 50 का 1.5 कितना होता है 25 प्लस 12.5 37.5। 37.5 को थोड़ा और बढ़ा देंगे अपन क्योंकि 715 और 760 है, 40 के आसपास अपना आंसर आ जाएगा। 40 42 35 आ रहा है एग्जैक्ट, कैसे आ रहा है 4 और 50 ना, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? नहीं गड़बड़ नहीं किया। 4 ना 760, तो 50 और 1.5, अच्छा डिवाइड करेंगे इसको, नहीं हाफ करना 12.5, ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा 35 के आसपास। तो वी आर एबल टू कैलकुलेट। अब मैं एक और कांसेप्ट आपको बताना चाहता हूं, दैट इज, अब इसमें एक पॉइंट लिखा था मैंने, पॉइंट टू डिस्कस। अब एक दूसरा पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी है ना, ह्यूमिडिटी होता है, या क्या कर लेंगे आप, ह्यूमिडिटी होता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर present in the atmosphere or air सपोज अपन एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे ना ह्यूमिडिटी वगैरह ये सब कोई मतलब वो नहीं होता, हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉमन सेंस ही चाहिए होता है बस। जैसे मैंने आपसे कहा टुडे द प्रेशर ऑफ, टुडे द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, pressure is 1 atmosphere। तो अपन लिखेंगे अच्छा 760 मिलीमीटर बता रहे हो आप, और मुझे रूम टेम्परेचर ऐसे गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर मुझे बताया गया and the percentage and the humidity is 80%। ये बोला गया। भाई न्यूज में तो अपन सुनते ही रहते हैं ह्यूमिडिटी आज 80% है, बारिश के टाइम तो अपन कई बार ह्यूमिडिटी के बारे में सुनते हैं, आज 60% ह्यूमिडिटी, आज 80% ह्यूमिडिटी है। व्हाट डज दैट मीन? तो अपन क्या करेंगे, अच्छा आज मुझे ये न्यूज में पता चला कि आज प्रेशर 760 है और आज टेम्परेचर 25 है बट ह्यूमिडिटी इज 80%। तो अपन लिखेंगे ठीक है भाई, इट मींस दैट the pressure of water vapor in 760 is 80% of 23.8 ml। अब प्योर वाटर का कितना होता है? प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 23.8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी।
therefore 80% of राइट ना प्योर वाटर अपन को ये करना है। तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं भाई, हमें ये पता है कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है, बिकॉज मैं ज्यादा नहीं लिखना चाहता। अपन को पता है कि अगर टोटल प्रेशर आपको ये बताया गया और ह्यूमिडिटी आपसे 80% बोला गया, तो इसमें वाटर का वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए था अगर 100% ह्यूमिडिटी होती तो अपन इसमें से इसको माइनस कर लेते, इसको 23.8 को, तो इसमें से ये माइनस करके बाकी बचा हुआ प्रेशर जो होता है वो एयर का प्रेशर होता है, ड्राई एयर का प्रेशर। मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बाकी जो गैसेस हैं उनका प्रेशर कितना रहा होता है ड्राई गैसेस का, इसमें से ये माइनस कर देते हैं। लेकिन आपने कहा कि नहीं भाई, आज प्रेशर बाहर जो है वो 760 है और उसमें ह्यूमिडिटी 80% है। अच्छा, इसका मतलब है कि इसमें से मुझे पूरा ये नहीं माइनस करना है, ये पूरा तो तब माइनस करना होता है जब 100% ह्यूमिडिटी होती है। तो मुझे आज इस टोटल प्रेशर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसमें जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो सिर्फ इसका 80% है। ठीक है भाई, अपन कहेंगे इसका 80% है, तो मैं ना इसको ऐसे कर देता हूं, तो थोड़ा कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूं मैं टी केल्विन भी ले सकता था। 24 कर रहा हूं 80% के लिए, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए है 24 बना दिया। चलो ठीक है भाई, तो अपन कहेंगे ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर 24 इंटू 80/100, ये लिखा, पॉइंट 8 से मल्टीप्लाई कर लेता है, 19.2 आ रहा ना, तो ये आ रहा अपने पास m। देयरफॉर प्रेशर ऑफ एयर इज इक्वल टू कितना आ गया, 760 माइनस 19। ये एयर का प्रेशर है और वो वाटर का प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है अगर 80% ह्यूमिडिटी है, और वाटर का वेपर प्रेशर मुझे गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 है, ये ह्यूमिडिटी होता है। तो अब ऐसे ही अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा कि भाई हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर उन्होंने चेंज कर दिया, 750 ले लिया और बोला 50% ह्यूमिडिटी है, मतलब कुछ भी ऐसे बोल दिया अपन को, जैसे ऐसे मेरी मर्जी मैं तो क्वेश्चन बनाऊंगा इन जनरल। मैंने तो ये अभी समझाया आपको कि अगर आप खुद एटमॉस्फेयर में खड़े हो तो कैसे बताएंगे अपन। अब मेरी मर्जी मैं कहूंगा, एग्जाम्पल लिया मैंने, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर इज ऑफ moist gas is, suppose मुझे given है that is 860 mm of mercury at T Kelvin. Calculate the pressure of dry gas assuming 60% humidity. मुझे given है, given vapor pressure of water at T Kelvin is, सपोज करते हैं अपन जो भी आपने टेम्परेचर दिया जिसमें ये बनाया आपने, at T Kelvin is सेम टेम्परेचर रहेगा, that is given to me, that is 100 mm of, या मैं इसको 80 ले लेता हूँ, 80 mm of mercury। अब भाई मुझे मतलब टेम्परेचर मतलब कैलकुलेशन थोड़ा इजी करना है, मैं टी केल्विन ले लूंगा। अब आप फिक्स थोड़ी कर रहे हो टेम्परेचर कितना है, उस टेम्परेचर पे ये था, आप मुझे कैलकुलेट करके बता दो। अपन क्या करेंगे, ये टोटल प्रेशर जो है ना, ये ड्राई एयर, ड्राई गैस और वाटर दोनों का वेपर प्रेशर है। प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। लेकिन वाटर का प्रेशर कितना अज्यूम करना है तुमको, अगर 100% ह्यूमिडिटी होता तो मैं सीधा इधर 80 लिख देता, तो इसका आ जाता है प्रेशर।
लेकिन मुझे गिवन क्या है कि आपका वेपर प्रेशर कितना अज्यूम करना है अभी ड्राई बनाने के लिए, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी कितना परसेंट गिवन है अपन को 60%, मतलब मुझे 80 का 60% लेना। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, मॉइस्ट गैस कितना गिवन है अपन को 860। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस लेना है मुझे और ह्यूमिडिटी कितना कंसीडर करना है मुझे 60%, मतलब 80 का 60%। ये लो अपना आंसर, 80 का 60% अपन ने कंसीडर कर लिया और अपना आंसर आ गया। एट्टी का 60% कंसीडर करते हैं और अपना आंसर लाते हैं। लो भाई आ गया। तो ड्राई गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर ले, तो अपन को एक बार पता चल गया कि ह्यूमिडिटी का परसेंटेज होता क्या, व्हाट इज ह्यूमिडिटी। ठीक है, मतलब जो वाटर का वेपर प्रेशर होता है उस टेम्परेचर पे प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो प्रेशर अपन तब लेंगे जब 100% वाटर को कंसीडर करना है। अगर उसके परसेंटेज को कम कंसीडर करना है तो दैट इज यू टेल मी हाउ मच परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी इज देयर, दैट मींस दैट हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर आई हैव टू कंसीडर। तो अपन कहेंगे ये तो एक तरीके से फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी मतलब फ्रैक्शन हो गया। ये तो फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट। ठीक है, बट अभी तो हमें कॉमन सेंस से बिल्कुल ये समझ में आ गया कि आप परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी किसको बोलते हो। परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ प्योर वाटर मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आपने मुझे ये 60% दिया था, इधर कितना पर 80% दिया था, अगर आपने मुझे यहां पर 80% दिया था तो मैं इसको 80 लिख लूंगा। ये कितना दिया था आपने 24 और ये आपने 100, तो मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर बता देता हूं। यही तो लिखा आपने, 80 इधर डिवाइड करता 100, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर और प्योर वाटर 24 था, तो यही तो फॉर्मूला बनाया आपने। परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी इज प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर मल्टीप्लाई बाय 100। लिख लो, हम ऐसे बता सकते हैं ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला, बट फॉर्मूले से ज्यादा अपन को अच्छे से समझ में आ गया कॉमन सेंस से हाउ टू डिफाइन द ह्यूमिडिटी। क्यों परेशान, ठीक है, दैट इज अबाउट द ह्यूमिडिटी। अपन तो डिफरेंट सिचुएशन का मतलब वो जनरेट कर रहे हैं कि अपन से क्वेश्चन में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछेंगे अपन से। भाई आप पढ़ा तो रहे हो गैसेस के बारे में, हर बार पी फिजिकल टू एनआरटी कर देते हो। अब यहां पर आप मुझे वो टर्म्स सिखा रहे हो जो टर्म्स मुझे वो देंगे क्वेश्चन में, और उन टर्म्स का मीनिंग को क्या होना चाहिए वो मुझे आना चाहिए, कि जब तक मुझे टर्म्स के मीनिंग पता नहीं होगा मैं कैसे उनको यूज कर पाऊंगा। ह्यूमिडिटी क्या होती है, वेपर प्रेशर क्या होता है, तो इस टाइप से मुझे अगर टर्म्स पता होंगे तो मैं फटाफट कैलकुलेट कर लूंगा कि आप टोटल प्रेशर के किस पार्ट को कंसीडर करना चाहते हो। जब तक वो मुझे पता नहीं होगा कैसे करेंगे, तो अपन टर्म्स सीख रहे हैं। अभी थर्ड पार्ट देखेंगे। That is, we can write that mixing of gases. मैं क्या करूंगा, पहले पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। पहले तो मैं मतलब डिफरेंट केसेस डिफरेंट एग्जांपल्स बनाऊंगा इसमें, मिक्सिंग ऑफ गैसेस। मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है, ए एग्जांपल करता हूं।
मैंने आपसे कहा मेरे पास एक वेसल है ऐसे, और इसको मैंने एक दूसरे वेसल से ज्वाइन किया, और जिस ट्यूब से ज्वाइन किया उस ट्यूब को आप नेग्लिजिबल अज्यूम कर लो। इसका वॉल्यूम 2 लीटर्स ले लेता हूं, इसका भी वॉल्यूम 2 लीटर्स ले लेता हूं। इसको मैंने बंद करके रखा हुआ है, इनिशियली वैक्यूम है, खाली पड़ा हुआ। इसमें मेरे पास O2 गैस है, वॉल्यूम मुझे गिवन है, टेम्परेचर मुझे गिवन है, और इसका प्रेशर अपन को गिवन है, दैट इज सपोज करते हैं अपन 5 एटमॉस्फेयर। कैलकुलेट प्रेशर व्हेन द नॉब इज ओपन, ये नॉब है एक। कैलकुलेट प्रेशर व्हेन नॉब इज ओपन। ये वॉल्यूम मुझे गिवन है इसका, इसका टेम्परेचर भी 27 डिग्री सेंटीग्रेड था लेकिन खाली था। तो अपन कहेंगे नॉब ओपन करोगे तो भाई एक बात बताओ, ये भी 27 है, ये भी 27 है, ये 27 है, ये 27 है, इसका वॉल्यूम 2 लीटर है, इसका वॉल्यूम 2 लीटर है, ये 5 एटमॉस्फेयर है। नॉब जब बंद था, जब खोलोगे तो इसमें आपने किया क्या है, वॉल्यूम तो डबल किया है आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रख के। भाई देखा जाए तो इसमें आपने किया क्या है, भाई इस टाइप का मुझे स्ट्रक्चर बना के आपने सिर्फ कंफ्यूज करके और कुछ नहीं किया। अपन तो कहेंगे भाई आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। आप मुझसे सीधा सीधा पूछ रहे हो कि प्रेशर इसमें 5 एटमॉस्फेयर है, डबल करूंगा वॉल्यूम, क्योंकि नॉब को ओपन करोगे तो दोनों वॉल्यूम में दोनों जगह होगी ऑक्सीजन गैस। तो अपन कहेंगे आप वॉल्यूम डबल करोगे, प्रेशर को हाफ कर देंगे, खत्म हो गई बात। बिल्कुल, मैं इजी यही बात करना चाहता हूं, मैं भी यही बात करना चाहता हूं, मैं बिल्कुल मतलब वो नहीं करना चाहता। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 तो कांस्टेंट रहेंगे ना, चाहे आप एक में रखो या दो में रखो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आंसर में अपन कहेंगे सिंस टेम्परेचर is constant, so on increasing the volume pressure decreases, the pressure decreases, therefore P1 V1 is equal to P2 V2 कर देता हूं। प्रेशर इनिशियली कितना था 5, वॉल्यूम कितना था 2, आफ्टर कितना होगा, वॉल्यूम कितना हो गया 4, लो भाई हो गया अपना P2 आ गया मेरे पास 2.5। ठीक है, समझ में। अब मैंने क्या किया, मैंने एक क्वेश्चन लिखा और उस क्वेश्चन में कहा टू वेसल ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स, वो लिखे हुए हैं, अपन इक्वल वॉल्यूम अभी रखते हैं, पर ज्यादा मतलब वो नहीं करेंगे, एकदम से धीरे धीरे अपने कंसेप्ट बनाएंगे। ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर कनेक्टेड विथ नैरो ट्यूब, स्मॉल ट्यूब ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। उस ट्यूब का वॉल्यूम हमेशा ही नेग्लिजिबल लेना जब तक अपन को मेंशन ना, ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। Initially, one of the vessel is empty. Is empty. And other vessel contain oxygen gas at 27 degrees centigrade and 5 atmospheric pressure.
कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट द प्रेशर when knob is opened and one of the vessel is kept in ice and other in boiling water. बॉइलिंग वाटर, ठीक है। अपन क्या करेंगे, इसको मैंने वापस क्वेश्चन में डाल दिया है, इसको मैंने वापस क्वेश्चन में डाल दिया, डाटा चेंज नहीं किया, ये बना हुआ है अपने पास। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक काम करूंगा कि मुझे ये पता करना है कि टोटल मोल्स कितने हैं वाटर के। ये है भाई टोटल मोल्स। अब मैं क्या करूंगा, अब आप जो मर्जी करो, नॉब ओपन करो क्लोज करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, टोटल मोल्स तो इतने ही रहेंगे। भाई आपने नॉब भी तो ओपन किया, ऑटो थोड़ी ऐड किया या रिमूव किया, इससे करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। मतलब यहां तक जो आपने डाटा दे रखा है मुझे, इक्वल वॉल्यूम वगैरह, यहां तक जो डाटा दे रखा है मुझे, इस डाटा से सबसे पहला काम करूंगा मैं नंबर ऑफ मोल्स, ताकि मुझे ये पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में मैं नंबर ऑफ मोल्स को कंजर्व कर लूंगा। अब आपने क्या किया, मैं कहूंगा देखो भाई, इसमें O2 है, टेम्परेचर आपने दे रखा था इनिशियली 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया। अब आपने क्या किया, आपने क्या किया कि इसको आइस में रख दिया और इसको आपने बॉइलिंग वाटर में रख दिया। मान लिया अपन ने कि ये बॉइलिंग वाटर में नॉब ओपन करने के बाद, और ये बॉइलिंग वाटर में, तो अपन क्या कहेंगे, आपने मुझे क्लियरली बता दिया कि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आपने ये बता दिया कि इसका टेम्परेचर ना 273 केल्विन है, ये बता दिया आपने, ये सब लिख के। अपन कहेंगे आप जो मर्जी कहो, मुझे एक बात पता है और अच्छे से, अगर ये नॉब ओपन है तो दोनों में प्रेशर इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि जिस तरफ ज्यादा प्रेशर होगा गैस उस तरफ से, जिस तरफ कम प्रेशर है उस तरफ मूव करेगा। नॉब ओपन है तो अलग अलग प्रेशर हो ही नहीं सकता, तो अलग अलग होगा क्या, टेम्परेचर तो अलग अलग है, नंबर ऑफ मोल्स। आपने बताया तो था, जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां कम मोल्स भी ज्यादा प्रेशर जनरेट कर सकता है। इसका मतलब है टोटल मोल्स में से, अगर मुझसे कहा जाए, ये पूछते आपकी बताओ दोनों में से किस तरफ और नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, तो बता दूंगा यहां पर ज्यादा होंगे, यहां पर कम होंगे। वो क्यों, क्योंकि प्रेशर अगर ये खुला हुआ है नॉब, तो दोनों तरफ प्रेशर इक्वली रहेंगे, क्योंकि गैस तब तक मूव करता रहेगा इधर उधर जब तक कि दोनों तरफ प्रेशर इक्वल ना हो जाए। प्रेशर तो दोनों तरफ इक्वल होगा भाई, और आप जो मर्जी कर लो, मैं नंबर ऑफ मोल्स जो है ना कंजर्व ही रखूंगा, चाहे आप ओपन करो चाहे क्लोज करो, हमें फर्क नहीं पड़ता, मोल्स तो हमेशा कंजर्व रहेंगे, ये तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता भाई। टोटल मोल्स जो होंगे दैट विल बी इक्वल टू मोल्स प्रेजेंट इन दिस, मोल्स प्रेजेंट इन दिस। तो विल राइट दैट, अपन क्या करेंगे, टोटल मोल्स की बात कर रहे थे। अब एक बात और अपन को पता है, दोनों तरफ प्रेशर इक्वल होगा, आप चाहे जो मर्जी चाहे कर लो, ये अपन को पता है अच्छे से।
तो अपन क्या करेंगे, टोटल मोल्स के लिए मुझे वॉल्यूम इक्वल दे रखा था, तो इक्वल वॉल्यूम में मतलब मैंने ये 2 लीटर नहीं लेना है अपन को, ऐसे कि 2 लीटर ले लेता है। मुझे ये पता है कि जो भी मोल्स यहां रहेंगे, इसमें मोल्स और इसमें मोल्स अपन कंजर्व कर लेंगे, तो टोटल मोल्स इसके ले लेते हैं। तो इसके मोल्स हो जाएंगे टोटल कितने हैं, ये टोटल मोल्स थे 5V/R इंटू 300। इसके मोल्स कितने हो गए, तो इधर N1 P1V1/R T1, इधर कितने मोल्स हो गए, P2V2/R T2। अपन को पता है आप P1 और P2 अलग अलग नहीं लिख सकते, दोनों में प्रेशर तो इक्वल होगा, इसलिए P लिखो आप। अगर प्रेशर कैसे अलग अलग हो सकता है, अगर ये ओपन है तो अपन ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं। अगर मेरा दरवाजा खुला हुआ है तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा मेरे रूम में प्रेशर ज्यादा होगा, तुम्हारे रूम में प्रेशर कम होगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर उधर गैस मूव करेगा। तो अपन क्या करेंगे, अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो 5V ये तो अपने टोटल मोल्स हो गए। अब अपन कहेंगे प्रेशर दोनों तरफ इक्वल, इधर दोनों में इक्वल होंगे वेसल में, तो इसका वॉल्यूम V, R इसका टेम्परेचर 273 प्लस इसका प्रेशर P, वॉल्यूम इसका दोनों सेम है, डिवाइडेड बाय R, और इधर T कितना है 373, कॉमन ले लेते हैं ना V। मेरे ख्याल से अपने पास P का वैल्यू आ गया, मेरे पास आया 5/300 विल बी इक्वल टू P/273 प्लस P बाय कितना आया, दैट इज 373। मेरे पास P का वैल्यू आ गया। मेरे पास ये आ गया कि दोनों में प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर तो इक्वल ही होगा, ये होगा दोनों का प्रेशर। ये तो हमेशा कंजर्व होगा इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अपन यहीं रुक जाते हैं, वरना मैं इसको अब मैं दूसरे मेथड से भी, तो काफी सारे मेथड है, मुझे तो आपको ये बताना है कि भाई अपन को कंसेप्चुअली कैसे अपन को डील करना है। ये हमेशा वैलिड होगा, ये कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि नॉब ओपन ही तो करोगे आप, मोल्स थोड़ी चेंज हो सकते हैं। दैट्स ऑल, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। अब एग्जाम कल हो गया, अब आप फ्री हो, तो गैसियस स्टेट का एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ए कंप्लीट करना है आपको। सेक्शन ए और सेक्शन बी में डाल्टन्स लॉ है, ए एंड बी दोनों। ठीक है, सेल्फ स्टडी करो और आप एक्सरसाइज 2 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते रहना। खुला हुआ है ना, उसमें पूछे हैं कि हाउ कैन बी द प्रेशर विल बी सेम व्हेन द टेम्परेचर इज डिफरेंस। अच्छा, इसका मतलब है तुमने रूम में एसी चलाया, रूम खोल दोगे तो एसी इधर ठंडा बना रहेगा, रूम खोला हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं, उधर गर्म ही रहेगा इधर ठंडा ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा क्या? ये दोनों जगह एक जैसा हो जाएगा, टेम्परेचर फ्लो करके जाएगा ना। टेम्परेचर कब तक फ्लो करेगा, जब तक उधर और इधर इक्वल ना हो जाए। तो दोनों जगह प्रेशर, जब जहां एसी चल रहा है वहां प्रेशर अलग होगा, बाहर प्रेशर अलग होगा। तो रूम ओपन और डोर अगर ओपन करके रखोगे तो दोनों जगह एक जैसा हो जाएगा प्रेशर, तो भी सेम है, वो चेंज नहीं हो सकता। चलो भाई, तो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम अपन फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और रिवीजन आपको करते रहना है, और रिवीजन करने में एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3, जिस चैप्टर का रिवीजन करना है उसका एक्सरसाइज 1 और 3 रिवाइज करना है बार बार। और फ्रीक्वेंसी का मतलब एवरी वीक एक चैप्टर ले लो, दैट विल बी बेटर। दैट्स ऑल।